खुशामदीद। आज मंगलवार है, सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, मॉर्निंग शो में हमारी ये लगातार कोशिश रही है कि आपको बाखबर किया जाए। आप है ही बाखबर, लेकिन थोड़ा सा और इजाफा किया जाए, क्योंकि रमज़ान में आप नमाज में मशगूल रहते हैं, इबादत में रहते हैं, तो हम आपको ज़रा अपडेट करते हैं उस वक्त कि दुनिया भर में भी क्या कुछ हो रहा है, ताकि आप पल पल का अपडेट रख सकें अपने पास कि किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहे हैं और किस तरीके के हालात बाहर भी बन रहे हैं। यानी बाहर मतलब जम्मू कश्मीर के बाहर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी किस तरीके के हालात हैं, उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहती है। हर दिन 10 बजे तक इस नशरियात को आपके सामने रखते हैं और कोशिश हमारी रहती है कि आपको न सिर्फ अपडेट करें खबरों के हवाले से, बल्कि आपकी आवाज़ को भी सुने, आपकी परेशानियों को भी हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जाए। और वक्त होता है वो 9:40 के बाद, यानी आखिरी 15-16 मिनट जो होते हैं वो हम लगातार आपके लिए वक्त रखते हैं। और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने मामलात हुकूमत तक ज़रूर पहुँचाएंगे। क्योंकि आज के दिन की तारीख पर भी नज़र डालनी है, तो फटाफट से आसिफ रशीद के पास चलते हैं और वो आपको समझाएंगे 26 तारीख की जो लंबी चौड़ी फिरिस्त एक कहानी है, उसमें चंद अहम तरीन वाक़यात कौन से इन्होंने चुने हैं आपके लिए, ताकि आपकी और हमारी यादाश्त ताज़ा रहे इन हालात और वाक़यात को सुनने के बाद। जी आसिफ, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। और आज अप्रैल की 26 तारीख है। अंग्रेजी कैलेंडर क्या कुछ कहता है, ज़रा उस पर भी नज़र दौड़ाते हैं। आज का दिन हिस्ट्री ऑफ द डे में क्यों अहम है, ये सबसे पहले आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और हिस्ट्री ऑफ द डे में न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के आज के दिन तारीख पर हमारी नज़र रहती है। क्लिक कीजिएगा हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज सबसे पहले आपको बताएं कि 26 अप्रैल को 1975 में सिक्किम भारत की 22वीं रियासत बनी। सिक्किम 1975 में 26 अप्रैल को भारत की 22वीं रियासत बन गई ऑफिशियली। 2003 में आज ही के दिन सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ पर कराची में कातिलाना हमला हुआ। इसके बाद तहकीकात लंबी चौड़ी चली। इसके अलावा 1959 में क्यूबा ने पनामा पर हमला किया। 1654 में यहूदियों को ब्राज़ील से निकाला गया। एक लंबी लड़ाई चली मजहब के नाम पर और इन लोगों को यहाँ से बड़ी तादाद में खदेड़ा गया। 1755 में रूस की पहली यूनिवर्सिटी दारुल हुकूमत मॉस्को में खोली गई। आज का दिन था पहली यूनिवर्सिटी इस बड़े मुल्क के अंदर बड़ी आलमी ताकत ने शुरू की। 1828 में रूस ने यूनान की आज़ादी के लिए तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 26 अप्रैल 1828 में इस जंग की शुरुआत हुई थी। 1962 में आज ही का दिन था जब पहली बार अमेरिकी खलाई जहाज ने चांद की सतह को छुआ और एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया अमेरिका की तरफ से। 26 अप्रैल 1962 को साइंसदानों ने इस अहम कामयाबी को हासिल किया। साल था 1986, तारीख थी 26 अप्रैल की। चोर्नोबोल में एटमी हादसा पेश आया और चोर्नोबोल उस वक्त रूस का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद इसे अलग होना पड़ा। 26 अप्रैल 1986 में यहाँ बड़ा हादसा पेश आया और एक टेक्निकल या तकनीकी तौर पर बड़े नुकसान से रूस या चोर्नोबोल आज के दिन बचा हुआ है। लेकिन हादसा तारीख में लिख दिया गया क्योंकि खला में या एटमी तजुर्बात करते अपनी नौयत का ये पहला हादसा था। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बस इतना ही। इन अहम निकात के बाद अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। बात अब प्रोग्राम की दीगर कुछ खबरों की भी करते हैं और आज भी शुरुआत जम्मू कश्मीर की करेंगे। खबर का ताल्लुक बराह रास्त दिल्ली से भी है और हलचल इस खबर के बाद जम्मू कश्मीर में तेज होने वाली है। चलिए जनाब, बात जरा करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए तायन करदा हदबंदी कमीशन की। और ख़बर ये है कि कमीशन ने अपना काम मुकम्मल लगभग कर लिया है और किसी भी वक्त कमीशन अपनी रिपोर्ट वजारती कानून व इंसाफ और वजारत दाखिला के अंदर सौंप सकती है। इस तरीके की इतलात और इस तरीके की खबरें जो हैं वो दिल्ली के ज़राए से हमारे बता रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम 400 एप्लीकेशंस थी, ऑब्जेक्शंस थी, सजेशंस थी जो कमीशन के सामने रखी गई हैं। उन 400 में से सिर्फ चंद जो ऑब्जेक्शंस थी या सजेशंस थी उन पर संजीदगी के साथ सोचा गया है और अब एक फाइनल टच दिया जा रहा है इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट को और जो रिकमेंडेशंस होंगी वो उसमें रखी जाएंगी और किसी भी वक्त अब इसको कमीशन का रिपोर्ट जो है वो वजारत
कानून को सौंपा जा सकता है दिल्ली के अंदर। कमीशन जिसकी सरबराही रंजना प्रकाश देसाई कर रही है और जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा साहब मेंबर के तौर पर है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा एज ए मेंबर के तौर पर थे। उन्होंने लगातार मशावरतें और मीटिंगें की हैं और कमोबेश जब मीटिंग्स हुई हैं जो 14 से 21 तारीख के दरमियान मशावरत दिल्ली और जम्मू और श्रीनगर के अंदर हुई है, उसको कुल मिलाकर 400 सजेशंस और ऑब्जेक्शंस जो है वो मिली थी। अब ज़राया हमें ये बता रहे हैं कि जनाब तमाम तर मामलात को देखने के बाद कमीशन ने 400 में से सिर्फ चंद तजवीज़ों को ले लिया है, चंद बातों को अपने पास ले रखा है और ये फैसला ले लिया है कि अब रिपोर्ट तैयार करके वजारत को सौंप दी जाए। वजारती कानून को ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है और ये माना जा रहा है कि जो 6 मई की तारीख इसकी डेडलाइन है, 6 तक इसको एक्सटेंड मिला था, उस एक्सटेंशन से पहले ही यानी आज 26 है, हमारे ज़राया बता रहे हैं कि जुम्मे तक इस रिपोर्ट को सौंपा जा सकता है। इस तरीके की इतलात हमारे पास है कि जुम्मे या शनिचर तक इस रिपोर्ट को सौंपा जा सकता है और 6 तारीख की किसी भी कीमत पर कमीशन इस बात पर मरकजी हुकूमत के सामने नहीं जाएगा कि कमीशन के लिए कुछ और वक्त दिया जाए। लगभग जो कमीशन के ज़राया है, टॉप ऑफिशियल्स हैं, इस रिपोर्ट को बनाने वाले हैं, उनका मानना है कि कमीशन ने 98.99% अपना काम मुकम्मल कर दिया है। सिर्फ एक फाइनल टच दिया जा रहा है और उस फाइनल टच के बाद किसी भी वक्त इस अहम तरीन रिपोर्ट को सौंप दिया जाएगा लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को। इससे क्या होगा जी, इसके बाद जो क्रोनोलॉजी हमें समझाई गई थी लोकसभा के अंदर और उसके बाद वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान और वजीर आज़म के बयान भी इसी तरीके के कि पहले हदबंदी मुकम्मल होगी, हदबंदी के बाद वोटर लिस्ट पर नजरसानी की जाएगी और उसके साथ ही चुनाव का बिगुल बजेगा और चुनावी माहौल मुकम्मल होने के बाद, मैंडेट मिलने के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जा सकता है। ये लगातार बात जो है वज़ीर दाखिला, वजारत दाखिला और वज़ीर आज़म के दफ्तर की तरफ से लगातार कही गई है। इस वक्त जो हमारे पास सिचुएशन है, याद रखिएगा कि लास्ट जब सन 1994-95 में हदबंदी हुई थी जम्मू कश्मीर के हवाले से, उस वक्त भी सदर राज जम्मू कश्मीर के अंदर था, मखलूत हुकूमत कोई भी नहीं थी, अवामी हुकूमत नहीं थी, तो सीटें बढ़ी थी फ्रॉम 76 टू 87, 76 से 87 तक सीटें बढ़ी थी, जिनमें चंद सीटें जम्मू प्रोविंस के अंदर बढ़ी, चंद सीटें कश्मीर प्रोविंस के अंदर बढ़ी और इसी तरीके से 2 को 4 कर दिया था लद्दाख के अंदर। तो कुल मिलाकर ये अब सन 94-95 के बाद 2022 में अब ये मुकम्मल होगा हदबंदी, जो नई हदबंदी बनाई गई थी उस वक्त जब रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और उसके बाद वज़ीर दाखिला ने कमीशन को बनाने की बात सामने रखी। उस कमीशन ने लगभग अपना काम मुकम्मल कर दिया है और इब्तिदाई रिपोर्ट जो हमारे पास है, जो ज़राया बता रहे हैं, जुमा या शनिचर तक रिपोर्ट को वजारत कानून को सौंप दिया जाएगा। एक कॉपी वजारत कानून को सौंप दी जाएगी और एक कॉपी वजारत दाखिला को भी जाएगी, जिसके बाद सरकार बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन मुकम्मल करने की नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो हतमी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसियां हमारी होंगी उनकी फहरिस्त जारी करेगी, जिसके बाद वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू हो जाएगा एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। जी आसिफ, चलिए, एक तरफ की बात थी, अब जरा आपको एक और अहम मामले की तरफ लिए चलते हैं। हदबंदी कमीशन जो है वो आखिरी मरहले में है, रिपोर्ट किसी भी वक्त सामने आ सकती है, लेकिन साथ ही साथ अब जरा उस स्कीम की भी बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चंद कंपनियों की तरफ से इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी या मुतारिफ कराई गई थी, जिसका मकसद ये था कि मुलाजमीन को जम्मू कश्मीर के अंदर राहत पहुंचाई जाए, उन्हें इंश्योरेंस दिया जाए। और ये स्कीम दरअसल साल 2016-17 में इसकी शुरुआत हुई, 17 में जाकर जब जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनके होते हुए एक स्कीम आई और इस स्कीम का मकसद था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उनको स्कीम के तहत फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का नफाज, एक तो आप जम्मू कश्मीर सेहत स्कीम है वो अलग रखिएगा, जो बाद में मनोज सिन्हा और वज़ीर आज़म मोदी के होते हुए शुरुआत जिसकी की गई, वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया था, ये उससे हटकर पहली है। इसके मुतालिक कुछ खामियां पाई गई थी, कुछ कमियां पाई गई थी और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है, महकमा खजाना, उसने फरवरी के महीने में इसी साल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा कि हेल्थ स्कीम जो है, यानी जो ये जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है साल 2017 में,
सत्यपाल मलिक के होते हुए, और इसमें दो इंश्योरेंस कंपनियां डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इसमें 5 जगह बेज़ाब्तियों की निशानदेही हुई है। साल 2017 के बाद 2022 में जब रिपोर्ट सामने आई, यानी एक खत जाता है जीएडी को, अब जाकर, इससे पहले केस ये जो एसीबी के पास था, एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस केस के सिलसिले में एसीबी ने ये केस जब बंद कर दिया, क्लीन चिट दे दी इन कंपनियों को। अब दूसरा मामला ये दोबारा खुलता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके इस पर तहकीकात शुरू कर दी है। तकरीबन 4 से साढ़े 4 साल पुराना ये मामला है, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के नफाज में बेज़ाब्तियां, और 5 बड़ी बेज़ाब्तियां जिनकी निशानदेही महकमा खजाना ने की है, जिसके बाद केस एक एजेंसी के पास गया जिसने इसको बंद करके क्लीन चिट दे दी मुतलकिन को, लेकिन अब इस मामले में सीबीआई ने तहकीकात शुरू कर दी। अच्छा, ये मामला है जी, याद रखिएगा, सत्यपाल मलिक साबिक गवर्नर जो हमारी रियासत के रह चुके हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर बने रियासत के अंदर, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का खुलासा पेश किया था कि 2 चीज़ों को लेकर उनको रिश्वत देने की कोशिश की गई। उन्हें कहा गया कि करोड़ों रुपए आप कमाएंगे अगर इस पर साइन करेंगे। उन्होंने फाइल को रिजेक्ट करके कलअदम करार दिया, जिसके बाद तहकीकात का मुतालबा किया गया, और वो रहे नहीं। उसके बाद फिर मनोज सिन्हा साहब ने एक बड़ा फैसला लिया, उन्होंने मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने एफआईआर की, और एफआईआर के अंदर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड का नाम सामने आया, जिसके बाद अब कई अहम बातें सामने आ रही हैं। और क्या इस केस के मुतालिक और क्या कुछ सामने आ रहा है, सीधे हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक चिट्ठी जिसमें 5 मेजर बातें कही गई है जी इस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर, और ये उस वक्त सामने आया जब ऑल इज वेल का नारा पहले था, अब ऑल इज नॉट वेल सरकार ही मान रही है। बिल्कुल, जैसा कि गौहर आपने भी कहा और आसिफ भी फरमा रहे थे, एक बड़ा केस है जम्मू कश्मीर के अंदर इंश्योरेंस का केस, और जिसमें अभी तक इससे पहले इस मामले को लेकर जब सीबीआई ने इस हवाले से एफआईआर दर्ज की और 2 इंश्योरेंस कंपनियों पर उन्हें मुअर्रज इल्जाम ठहराया है, न सिर्फ इतना बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानब से भी कुछ इंकशाफात जो है इस हवाले से किए गए हैं, वो हम डिटेल बताना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर और एसीबी के दीगर ऑफिसर्स की जानिब से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उनको एक चिट्ठी लिखी गई थी, और उस चिट्ठी में उन्हें जो वेरिफिकेशन की गई है, उस वेरिफिकेशन में उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है और कहा गया है कि इसमें किसी तरह की भी बद इंतजामी या कोई गैर बेज़ाब्तगी नहीं हुई है। तो इस हवाले से जब उन्हें ये क्लियरेंस मिल चुका है, उसके बाद सीबीआई की जानिब से जो जांच शुरू की गई है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, और उसमें दोनों कंपनियों को मुअर्रज इल्जाम ठहराया गया है। अब इस मामले ने एक नई जहत पकड़ी है और नई डायरेक्शन पकड़ी है, क्योंकि इस हवाले से 5 चीजों का जो है यहाँ पर इंकशाफ हुआ है और उनकी निशानदेही भी की गई है। क्योंकि जब एग्रीमेंट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ 2 इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और उसके साथ साथ ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड है, ये 2 कंपनियां हैं जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आपने इससे पहले ही सत्यपाल मलिक का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें एक फाइल जो इंश्योरेंस पर रिलेटेड थी, 2 फाइलें साइन करने के लिए कहा गया था, और उसमें उन्हें 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है पैसा देने की भी बात कही गई थी। इस मामले को जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ निकल सकता है, क्योंकि जिन 5 चीजों का यहाँ पर जिक्र किया गया, उनमें एक अहम चीज ये है कि जो महादा किया गया था, यानी सीबीआई और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से इनकी निशानदेही की गई है कि जो महादा किया गया था वो पूरे पैरामीटर्स पर नहीं था, क्योंकि उसकी ई टेंडरिंग होनी चाहिए थी, वो ई टेंडरिंग नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह चीज भी जाहिर की गई है कि जब इस महादे को कैंसिल किया गया है और उस कैंसिल के से पहले, यानी कैंसिलेशन से पहले सिर्फ एक प्रीमियम लिया गया था, एक किस्त ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसे 6 माह के लिए स्टैंड बाय रखा गया है, नंबर 2। नंबर 3, इसमें यह भी कहा गया है कि जो तरीकाकार इसके लिए अपनाना चाहिए था डिपार्टमेंट्स को, और कुछ ऑफिशियल्स का जिक्र किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, हालांकि उनका नाम नहीं दिया गया है, बल्कि उनकी निशानदेही नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के कुछ आला अफसरान, उनकी मदद से इस ये जो इंश्योरेंस है इनको ग्रीन सिग्नल दी गई है और उन्हें अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है।
जिसकी राव से इन दो इंश्योरेंस कंपनियों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो यहीं से जब ये चीज यहाँ इस नतीजे पर जब सीबीआई पहुंचती है तो यहां से इसकी असर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। और अब देखने वाली बात होगी कि ये केस कितना आगे चलेगा और उसको कितना फास्ट ट्रैक पर इसकी तहकीकात होगी, वो आने वाले वक्त में ही मालूम चल सकता यानी है। कुल मिलाकर जो सत्यपाल मलिक साहब बता रहे थे कि जनाब ऑल इज नॉट वेल, अगरचे वो मेघालय के गवर्नर आज भी हैं, तो अब उनसे भी पूछताछ का इम्कान है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले को इंक्वायरी कर रही है, वो एफआईआर दर्ज कर चुकी है और सबसे बड़े घराने, बिजनेस घराने के जिम्मेदारों से भी पूछताछ होगी, क्योंकि पैसा स्टेट का भी गया है और एम्प्लॉयज का भी गया है। बिल्कुल, इसमें गौर एक चीज और भी है, क्योंकि जो इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर की जानिब से जो कहा गया था कि इसमें किसी तरह की कोई जो है किया था कि जो पैसा इस इंश्योरेंस कंपनी ने दिया हुआ है वो लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का रकम था, तो उससे वो वापस ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि ये जो महादा जब किया गया था उसके 1 माह ही ये चला और 1 माह चलने के बाद लगभग 15/10/2018 को फिर इससे मनसूख किया गया है। और यहाँ पर एक बड़ी गलती इनसे हुई है कि जब आपने मनसूख किया गया तो उसके बाद जो महादा है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसको 6 माह के लिए जायज करा दिया गया। तो यहाँ पर भी उसकी जो तस्दीक है वो होनी बाकी है। और साथ ही साथ जो उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एलिगेशन लगाए थे कि एक आरएसएस और उन्होंने अंबानी का नाम भी उसमें लिया हुआ था और कहा कि उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने उनको यही कहा गया कि वो 4-5 कुर्ता पजामा लेकर आए हैं और उन्हें उससे ज्यादा यहाँ से वापस लेकर कुछ नहीं जाना है। उन्होंने उस वक्त बड़ा वार किया था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है वो इस हवाले से किस कदर इस स्कैंडल से या इस जो बदनवानी हुई है मुगैना तौर पर इससे क्या कुछ निकालते हैं और क्या वाकई जो इसमें मुलविस होंगे उन्हें सजा मिलती है कि नहीं, क्योंकि ये छोटी लेवल का केस नहीं है, इसमें बड़े अफराद जो है वो शामिल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो मामला था जनाब माजी में जो इंश्योरेंस पॉलिसी लाई गई थी मुलाजमीन के लिए और ये कहा गया था कि आपने इंश्योरेंस कवर में आना है और मुलाजमीन ने कुछ पैसा भी दिया, सरकार ने भी अपना प्रीमियम दिया, लेकिन बाद में रफू चक्कर हो गई जी कंपनी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक वो स्टेट पैसा किनके पास है इसकी तहकीकात होनी है। क्या वाकई तौर पर ये जो सब कुछ किया गया, टेंडरिंग और रिटेंडरिंग की गई, उनमें कोताही है, इस पर भी तहकीकात होगी और अब तहकीकात करेगा सीबीआई। और ये भी खबर है कि पहले जिस एजेंसी को काम सौंपा गया था शायद उन्होंने इन डेप्थ जान नहीं गए, उन्होंने सतही तौर पर इस पूरे मामले को देखकर क्लियरेंस भी दी थी। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात सयाहत की भी करते हैं, क्योंकि सयाहत की बात करना इंतहाई ज़रूरी है। नए नए मकामात को मैप पर लाना, न सयाहती नक्शे पर लाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, लेकिन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ की सूरत हाल ये है कि माफियाइज़म ने एक बड़ा रोल निभाना शुरू कर दिया है। और अब जो हम खबर आपको बता रही है ज़िला बडगाम की खबर है और ज़िला बडगाम के इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए जहां आज भी सयाह तरसते हैं जाने के लिए, लेकिन सयाहों को किस तरीके से मकामी तौर पर कुछ लोग ठग रहे हैं और सरकार की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। तो दूध पथरी का इलाका जहां पर सयाह हर दिन जाते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि दूध पथरी से पहले ही गाड़ियों को रोका जाता है इल्लीगली और यह कहा जा रहा है कि यहां से गाड़ियों की एंट्री नहीं है और अब आपने जी गोड़ों पर जाना होगा और गोड़ों पर जाने के लिए एक अच्छी खासी रकम उनसे ली जाती है। कल हमारे नुमाइंदे ने यह शिकायत मिलने पर ग्राउंड जीरो का मुआयना किया, जायजा लिया खबर का और देखने की कोशिश की कि क्या वाकई तौर पर जो सयाह वादी घूमने आते हैं और दूध पथरी के इलाके के अंदर जाते हैं, क्या वहां पर वाकई तौर पर घोड़े बानू ने इस तरीके का माहौल बनाया है कि हुकूमत भी खामोश है और इंतजामिया टस से मस नहीं है। पहले जरा ग्राउंड जीरो पर देखिए कि सयाह क्या कुछ कह रहे हैं। 5,000 रुपए लिए है। तो गाड़ी में आप क्यों नहीं है? गाड़ी का उन्होंने बताया कि गाड़ी अलाउड नहीं है, सिर्फ घोड़े से ही बात बनेगी। गाड़ी शुरू में अलाउ थी लेकिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट में उसको बंद कर दिया है। ऐसा उन्होंने आपसे टूरिस्ट कहा? डिपार्टमेंट यस सर, ऐसा बोला था उन्होंने। ये क्या बोला आपको? टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ अलाउ, टूरिस्ट डिपार्टमेंट शुरू में अलाउ थी पहले कभी, लेकिन टूरिस्ट डिपार्टमेंट अभी गाड़ी अलाउ नहीं करता, आपको घोड़े से ही जाना पड़ेगा। ये अंदर जाने के लिए वो बोल रहे हैं गाड़ी यहाँ पे पार्क करके आइदर वी नीड टू वॉक और गो बाय हॉर्स।
आपको पता है यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर असल में जो दूध पत्री जिसको कहते हैं? नहीं सर, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो भी बोला गया, गाड़ी सीधा वहां तक जाएगा करके हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन यहाँ आने के बाद वो उन्होंने पार्किंग वहीं पे कराया और उसके बाद बोला कि घोड़े पे ही जाना पड़ेगा। हमने पूछा एटलीस्ट टैक्सी मिलेगा, टैक्सी में जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं, घोड़े में जाने के लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं है। तो बोले नहीं, घोड़ा ही जाएगा, वो दे हैव टू गो इन द ग्रास एंड ऑल, सो देयर इज नो अदर व्हीकल व्हिच इज गोइंग देयर। सही जगह है, सबको यहाँ बिल्कुल आना ही चाहिए। जैसे हम पहलगाम गए थे, सोनमर्ग गए थे, दूध पत्री अभी यहाँ मैप पे आ रहा है कश्मीर के टूरिज्म के। यहाँ ये बहुत बढ़िया जगह है। सिर्फ यहाँ एक दिक्कत होती है कि घोड़ों की, ये बुजुर्ग लोग सारे घोड़ों पे नहीं जा सकते, उसका एक कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो जहाँ पर आपको घोड़े वालों ने रोका, उन्होंने क्या कहा आगे पहले गाड़ी नहीं जा सकती ऐसा वो बोला, और उनके बाद हमने उनको बोला कि वो बुजुर्ग आदमी है, तो उनके बाद उन्होंने छोड़ दिया, गाड़ी जाता नहीं वहां तक। तो बाकी जो आपके जो आप कह रहे घर वाले हैं, हाँ, वो बस में बैठी, वो फैमिली मेरी, वो घोड़े पे बैठती नहीं। वजह नहीं, वो एनिमल के ऊपर बैठ के ट्रैवलिंग नहीं करते वो। तो आप वहाँ तक तो गाड़ी जाती है, तो आपको हमको नहीं पता, हमको बताया भी नहीं गाड़ी जाता वहाँ पे। हम अभी बोल के आ सकते कि पापा हमारी गाड़ी उधर आई तो अच्छा है, मेरी वाइफ मेरे बच्चे उधर ही है। इस वक्त दूध पत्री गेट के पास खड़े हैं। यही वो गेट है जहां पर घोड़े वाले इससे आगे जो है टूरिस्ट को जाने नहीं देते हैं। यहाँ पर ये लोग टूरिस्ट की गाड़ी को रोकते हैं और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर दूर जो कि मेन दूध पत्री है वहाँ तक उसको घोड़े पे मजबूर करते हैं और यहाँ से जाने के लिए। कई टूरिस्ट से हमने बात की, उनका ये कहना है कि घोड़ों वालों की तरफ से हैरासमेंट की जाती है हमें, क्योंकि 3 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक और वहाँ से लेकर यहाँ तक 6 किलोमीटर घोड़े पे निकालना, सफ़र करना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ से ये इन्होंने एक माफिया तैयार किया है और यहाँ से ये किसी भी गाड़ी वाले को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देते। जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनको यहाँ रोकने के बाद घोड़े पे सफ़र करना पड़ता है। तो ये एक माफिया यहाँ पर तैयार हो चुका है, जिनके पास ना कोई लाइसेंस है इन घोड़े वालों। दिन में बात हुई थी ना, रात जब हमारा कैमरा क्रू वहाँ गया था। मैं अभी जब ये बात देख रहा था और ये खबर मेरे पास आई थी तो मैंने सर्च करने की कोशिश की कि क्या सरकार ने कोई ऐसा हुक्मनामा निकाला। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा हुक्मनामा नहीं आया। मैं वेबसाइट को खंगाल रहा था, ऑर्डर्स को देख रहा था, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं दिखा। और ना ही गुलमर्ग डेवलपमेंट, जो अपनी दूध पत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पहले तो अल्लाह रहम करे कि हमारी वेबसाइटें इतनी अपडेट नहीं है। लगातार एलजी साहब ये कह रहे थे कि वेबसाइट अपडेट होनी चाहिए थी, है नहीं। लेकिन अगर ये मामला है तो ये इंतहाई संगीन मामला, और मुझे उम्मीद है कि महकमा सयाहत के जो डायरेक्टर है और कमिश्नर साहब है वो काफ़ी एक्टिवली इस वक्त देख रहे हैं कि एक एक सयाह यहाँ से गुड मैसेंजर के तौर पर जाए, एक एम्बेसडर के तौर पर जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सयाहत के लिए वादी कश्मीर आए। और अगर ये बैड इंप्रेशन लेकर जाएंगे तो इसके हालात खराब हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रा अशरफ ये बताइएगा सबसे पहले कि रोका कहां पर जाता है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है जहां पर इन्हें रोका जाता है? अशरफ, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मगर शायद से इसमें कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है। जी, आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है, बताइएगा कि ये कहां पर रोका जाता है इनको। पहले ये जो दूध पत्री है इसको सियाहत पे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई। बिलाखिर अगर हम देखें, डायरेक्टर जो सियाहत है उसने कई ऐसे प्रोग्राम किए, कई ऐसे मेले किए ताकि जो टूरिस्ट है वो दूध पत्री का रुख करे। मगर जब दूध पत्री की तरफ आप टूरिस्टों ने रुख करना शुरू किया तो प्रयास जो कि दूध पत्री का पहला पड़ाव आता है और उसके बाद जो है 3 किलोमीटर दूर जो है दूध पत्री है। तो जो प्रयास की जगह पे जो है वहां पर एक नाका लगाया गया है घोड़े वालों की तरफ से। जो भी टूरिस्ट की गाड़ी आती है उसको वहां पर रोका जाता है और उसको ये कहा जाता है कि इससे आगे आपको गाड़ी में अलाउ नहीं है। ये लोगों का कहना है और ये जो घोड़े वाले हैं वो वहां पर ऐसा कह रहे हैं। तो कई ऐसे टूरिस्ट के साथ हमने बात की ये मुझे एक चीज मुझे समझाइएगा। एक जो मेन गेट है दूध पत्री का, ये उससे पहले ही एक और बैरिकेडिंग की गई है, और जहां पर ये बैरिकेडिंग की गई है, क्या दूध पत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई जिम्मेदार वहां पर मौजूद है? कोई रिसेप्ट उन्हें दिया जाता कि हाँ जी यहां पर आपका एंट्री पॉइंट शुरू होता है? क्या ये एंट्री पॉइंट से भी पहले एक और एंट्री पॉइंट इलीगली बनाया गया है कि मैं ऐसे इसको समझ पा रहा हूं?
देखिए गवर, मैं आपको बता दूं, जहां पर टीआरसी यानी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है, उससे पहले जो एक चुंगी आती है, जहां से जो भी दूध पथरी की तरफ रुख करता है, उसको उस चुंगी से पार होने के बाद वहां पैसे जो भी एंट्री फीस होता है वो दिया जाता है। उसके बाद जो पहला पड़ाव है दूध पथरी का, वहां पर जिसको परिहास कहा जाता है, वहां पर एक नाका लगाया गया है घोड़े वालों की तरफ से, जहां से किसी भी गाड़ी, टूरिस्ट गाड़ी, जो भी बाहर की गाड़ी आती है, उनको वहां रोका जाता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि आपको यहां से घोड़े पे सफर करना होगा, अगर आप घोड़े पे सफर नहीं करते तो यहां से वहां तक नहीं जा सकोगे। तो कई ऐसे जो टूरिस्ट है वो इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, जो 3 किलोमीटर वहां से दूर है। चीज मुझे समझाइएगा और हमारे नाजरीन को भी समझाइएगा, और हो सकता है आपकी आवाज से हुकूमत की नींद जो है वो टूटेगी, और मुझे उम्मीद है कि सयाहत का महकमा इस पर क्लियरिफिकेशन अपनी जरूर देगा। अगर हमारी खबर में कोई और तशरीह करनी हो वो जरा भेज दे हमें, हम वो भी ऑन एयर कर देंगे। लेकिन ये बताइएगा, जहां पर ये घोड़े वालों ने अपना नाका लगाया है, क्या वहां पर महकमा सयाहत का कोई जिम्मेदार था? क्या कोई ऑर्डर है इसमें कि आपने यहां रोकना और यहां से बिल्कुल भी गाड़ी कोई अंदर नहीं जाएगी? ये जी लास्ट पॉइंट है, क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है या इलीगली यहां पर खड़ा किया गया? क्या इस पर कोई बात उनसे हुई? देखिए, जो दूध पथरी की सीईओ है, जो वहां पर जो सीईओ होती है वो सुरैया उसका नाम है, वो वहां पर दूध पथरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो सीईओ है, उससे हमने कोशिश की बात करनी। हालांकि कल जब हम उससे मिले, वो स्टेटमेंट देने से पहले ही वहां से भाग गई। मगर जो वहां पर ये घोड़े वालों ने जो वहां पर नाका लगाया है, वो इलीगली नाका है। क्योंकि पहले आपको ये मैं बता दूं, जब भी कहीं पर, चाहे हम गुलमर्ग की बात करते हैं, बाकी जो सयाहती मुकाम, वहां पर जो घोड़े वाले होते हैं, जो उनके घोड़े हैं, उनको बाकायदा तौर पर टेस्ट किया जाता है, एक टीम बनाई जाती, क्या ये घोड़ा कहीं बीमार तो नहीं है, किसी बीमारी का शिकार तो नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो भी आता है वो वहां पर घोड़ा रख के दिन भर जो है टूरिस्ट को लूटा जाता है। और जो जिम्मेदारान है, आपको मैं बता दूं, टूरिस्ट सेंटर से आगे करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये जो पहला नाका है उन्होंने लगाया है। पहले टीआरसी आता है, उसके बाद ये नाका जो है घोड़े वालों की तरफ से लगाया गया है। वहां पर घोड़े वाले दिन भर रहते हैं, अलग अलग करीबन 600 कहा जा रहा है, 600 घोड़े वाले ऐसे हैं। मैं आपको यहाँ ये बात भी जरूर बताना चाहूँ कि कल जब मैंने एक टूरिस्ट से बात की, उसका ये कहना है 10,000 रुपये मुझे मांगे गए, फिर उसने 8,000 रुपये में जो है। अच्छा जी, एक चीज मुझे और समझाइएगा। आपने कहा कि आपने कोशिश की बात करने की, लेकिन मोहतरमा जो वहां पर थी उन्होंने बात नहीं की। अफसोस का यह भी मकाम है। लेकिन एक चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा वो ये भी बताइएगा, तो कंसर्न पुलिस भी तो है, उनका भी तो फर्ज बनता है कि वो देखे कि ये जो मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं उनके साथ कोई इस तरीके का मामला ना हो। तो क्या मैं ये मानूं कि एक बड़ा नेक्सस है वहां पर हर तरफ से? देखिए गवर, जाहिर सी बात है, एक नेटवर्क जो माफिया तैयार हो चुका है वहां पर। मैं यहाँ पर ये, क्योंकि मुलाजिम मिले हुए हैं, जो वहां पर मुलाजिम है, जिनको वहां पर ड्यूटी पे रखा गया, वो लापरवाही बरत रहे हैं। क्योंकि जब मैंने खुद देखा वहां पर मुलाजिम, जब मैं टूरिस्ट गाड़ी के पीछे पीछे गया, वहां पर मैंने देखा जैसे ही टूरिस्ट गाड़ी वहां उस नाके के पास पहुंच गई तो घोड़े वालों ने उनको इशारा किया, और खुद वहां पर जो टूरिस्ट के मुलाजिम, जो टूरिज्म के मुलाजिम थे, चाहे वो डेलीवेजर हो या परमिट, वो वहां पर थे। जैसे हम वहां पर, वो हम सब लोग भाग गए, और हम जैसे आनंद फानंद में हम नीचे उतरे तो हमने देखा कैसे टूरिस्टों को लूटा जा रहा है, और मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व। क्योंकि मैं आपको 600 घोड़े हैं, अगर मैंने ये भी सुना है कि 50-50 रुपए एक एक घोड़े वाले से लिया जाता है, यानी करीबन 60-70 हजार रुपए दिन का इनकम जो है उन लोगों को, जो चाहे वो डेलीवेजर हो या परमिट हो, उन मुलाजिमों को वहां पैसा मिलता है। यानी माफिया तैयार हो चुका है। कैसे ये आप मैं इंतजाम से, ये क्या मुलाजिम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुलाजिम है, क्या उनके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो वहां पर उन घोड़े वालों को रोक सके? बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ बात करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। जी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि बहुत ही मेहनत स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब दिन रात बाहर जा रहे हैं, महकमा सयाहत के डायरेक्टर साहब बाहर जा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जीरो पर इस तरीके की मैसेज बाहर जाएगी तो किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि महकमा सयाहत भी अपना पॉइंट जो है वो सामने रखे और बात हो उनके साथ। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि उनकी भी बात सामने आए। और जैसे मैंने कल एक वीडियो चलाया था, शाम को हमें उसका एक और वीडियो मिला, हमने उसको भी ऑन एयर किया। हमारे पास तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि तनकीद बराए तामीर है। और लेट अस होप सो कि सयाहत के डायरेक्टर साहब इसकी ओर तवज्जो दें, और ये जो सीईओ साहिबा वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है वो ज़रा देखें कि आखिर उनकी नाक के नीचे ऐसा कैसे हो। और अगर ये वाक़ियतन है देन इट्स ओके, इट शुड बी ऑन वेबसाइट। क्योंकि सैया लगातार ये कह रहे थे, हमें श्रीनगर में कहा गया था जनाब गाड़ी ऊपर तक जाएगी, गाड़ी नीचे रखी गई। और जो लोग देखने आए थे, जब वो देखेंगे नहीं तो एक इंप्रेशन गलत हमारा बाहर जाएगा, जो किसी भी तरीके से सही नहीं होगा सयाहत शोबे के लिए। फिलहाल जो छोटा सा ब्रेक यहाँ पर होगा,
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सदर हिंद रामनाथ कोविंद साहब का दौरा था, क्या कुछ उस सिलसिले में हुआ है, और आगे चल के आपको बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर, न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ पार्कों के अंदर किस तरीके से ओबाशी चल रही है। छोटे से ब्रेक के बाद